बेकार। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। पूरा का पूरा फार्म हाउस बर्बाद हो चुका है और दीवारें टूट चुकी हैं। जमीन पर बिछी ईंट उखाड़ दी गई हैं और कार को इतनी बार पलटा गया है कि लगता है ये किसी हादसे का शिकार हुई हो। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें झुंझुनू के सिंगाना के मुरादपुर गांव की हैं। बताया जा रहा है कि यहां मुरादपुर गांव के रहने वाले मुकेश कुमार जयकरण नाम के शख्स से उसकी जेसीबी 1000 रुपए घंटे की बात कर किराए पर ली गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचते ही उसकी किसी बात पर जेसीबी ड्राइवर से बहस हो गई और फिर जेसीबी ड्राइवर ने अपने मालिक को उसके साथ मारपीट की झूठी खबर दे दी। इसी खबर से गुस्साए जयकरण ने यहां पहुंचकर तोड़फोड़ मचा दी। इस तोड़फोड़ पर मुकेश कुमार का गुस्सा फिर भड़क उठा और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जेसीबी मशीन के मालिक की जमकर पिटाई कर दी। मुरादपुर गांव में मचे इस बवाल की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वो आनन फानन में मौके पर पहुंची और जेसीबी को जब्त कर लिया गया। साथ ही इस मारपीट में घायल हुए जेसीबी मालिक और उसके साथी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसके परखच्चे न उड़ गए हों। कार की छत टूट चुकी है, फ्रंट ग्लास टूट चुका है, पीछे और दोनों साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। और जब कार की हालत ऐसी है तो फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार के अंदर बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। कार हादसे की ये तस्वीर श्री गंगानगर के सादुल शहर थाना क्षेत्र से आई है, जहां खाट लवाना की ओर जा रही ये कार बुदरवाली गांव के पास टायर फटने की वजह से बेकाबू हो गई और फिर इस पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि बीच सड़क पर यह अवरोध कैसा है। हाँ, इतना जरूर समझ में आ जाता है कि अगर किसी ड्राइवर ने जरा सी चूक की तो फिर इस अवरोध की वजह से उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सड़क पर मौत के अवरोध की ये तस्वीर अलवर जिले के रामगढ़ की है, जहां हाल ही में बनाए गए 4 लेन नेशनल हाईवे नंबर 248 पर सीवरेज लाइन को बेतरतीब ढंग से बना दिया गया है। सड़क के ऊपर बने इस चैम्बर बॉक्स की वजह से गाड़ी चला रहे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही आए दिन यहां हादसे भी होते रहते हैं। सोमवार की रात भी यहां एक ऐसा ही हादसा हुआ है, जब बाइक सवार 2 लोग इस सीवरेज चैम्बर से टकरा गए। हुआ ये कि बाइक चला रहे शख्स की सामने से आ रहे ट्रक की लाइट की वजह से आंखें चुंधिया गईं और वो इस सीवरेज बॉक्स से टकरा गया, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीवरेज के जो चैम्बर हैं वो रोड से काफ़ी ऊपर हैं, जिनसे आए दिन किसी न किसी की दुर्घटना होती रहती है। आज भी एक रामगढ़ के व्यक्ति की सामने से आ रही गाड़ी की रोशनी की वजह से उस चैम्बर को नहीं देख पाने से उसकी दुर्घटना हो गई है, जिसको हमने अभी भर्ती कराया है। कोटा में कोरोना की दूसरी लहर घातक सिद्ध हो रही है और इस बार मासूम और नवजात बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जेके लोन अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मासूम बच्चों के कोरोना संक्रमित होने का डरावना आंकड़ा सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रोजाना आधा दर्जन बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले से ज्यादा घातक हो चुके इस वायरस की चपेट में आने से बच्चों की हालत भी गंभीर हो रही है। बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं और ये जो समस्या है ये इसीलिए थोड़ी सी और ज़्यादा भयावह नज़र आ रही है, क्योंकि जब पिछली बार था तो बच्चे काफ़ी सुरक्षित थे और उसकी वजह से हम लोग भी थोड़ा इस चीज़ को लेकर के संतुष्ट थे। विशेष रूप से जो बच्चों के सभी डॉक्टर हैं वो संतुष्ट थे कि बच्चों में इस बीमारी से कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, परंतु इस साल चिंता वाली स्थिति है। आपको बता दें कि अब तक यहाँ 100 से अधिक बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 60 बच्चे तो पिछले 12 दिनों में ही कोरोना संक्रमित हुए हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग इस मामले में स्पष्ट आंकड़ा देने से कतरा रहा है।
झुंझुनू के चिड़ावे थाने से एक पिस्टल चोरी होता है। ये पिस्टल लाइसेंस शुदा है और चुनाव में एक व्यक्ति इसे जमा करवाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है, इसलिए ये बात का खुलासा नहीं हो पाता कि वो पिस्टल चोरी हुआ है। कुछ दिन बाद जिसकी पिस्टल थी उसका बेटा उस पिस्टल को लेने के लिए आवेदन करता है, तब पता चलता है कि पिस्टल चोरी हो गया। लेकिन जांच भी आगे बढ़ती है और जांच में भी इसका खुलासा नहीं हो पाता। जी हाँ, हैरान करने वाली वारदात है। चिड़ावा थाने की पोल खोल है। अब बात ही ऐसी है, थाने से पिस्टल चोरी हो गई थी। कब और कैसे पुलिस को पता तक नहीं चला, लेकिन कोरोना के चालान के दौरान एक संदिग्ध पकड़ा गया तो पता चला ये तो वही पिस्टल है जो थाने से चोरी हुई थी। लगभग 2016 के लगभग यहाँ पर कलेक्टर साहब का इसको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ लेटर आया, तो यहाँ तलाश किया तो ये हथियार नहीं मिला। तो इसकी जांच जब से ही 2016 से इसकी जांच श्रीमान सीओ साहब चिड़ावा कर रहे हैं और ये हथियार न मिलने के कारण यहाँ पर मुकदमा 379 में दर्ज है। दरअसल साल 2013 में चुनाव के दौरान विश्वनाथ सहल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल थाने में जमा करवाया था, लेकिन उसके बाद उनकी मौत हो गई। विश्वनाथ के बेटे प्रदीप सहल ने लाइसेंसी पिस्टल के लिए आवेदन किया। 2016 में तहकीकात हुई तो पता चला पिस्टल तो गायब है। थाने में मामला दर्ज हुआ, खोजबीन हुई, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसका खुलासा हो जाएगा कि ये पिस्टल कैसे चोरी हुआ था। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। जालौर जिले के भीनमाल, सांचौर और रानीवाड़ा क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए बिश्नोई समाज ने एक अहम फैसला किया है। बिश्नोई समाज की ओर से की गई एक महाबैठक में ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई भी उनके इलाके में नशा करते हुए पाया गया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी को ड्रग्स तस्करी की खबर मिलेगी तो उसकी भी जानकारी पुलिस को दी जाएगी। बहुत सारे हमारे समाज के युवा लोग स्मैक का नशा करते हैं, एमडी का नशा करते हैं, कुछ डोडा पोस्ट भी पीते हैं, अफीम भी खाते हैं। तो नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, समाज कमज़ोर हो रहा है। इसलिए हमने सबने एक निर्णय लिया कि ग्राम इकाई से एक ऐसा अभियान चलाएं और उस अभियान को अनवरत जारी रखें। ये फैसला युवा पीढ़ी में एमडी और स्मैक के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लिया गया है। बिश्नोई समाज के इस फैसले की पूरे जिले में जमकर तारीफ हो रही है। बिश्नोई समाज की ओर से जालौर जिले के सांचौर में हुई इस महासभा की बैठक में सर्वसहमति से ये पारित कर दिया गया कि जिले में जो कोई भी नशे का काला कारोबार करेगा उसके विरुद्ध पुलिस को सूचना देने के बाद में उन्हें पकड़वाने तक की जिम्मेदारी समाज के लोग लेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। अलवर जिले में रोजगार विभाग ने छात्रों के 10वीं पास करने के बाद मनपसंद सब्जेक्ट चुनने के लिए नई पहल शुरू की है। ऑस्ट्रेलिया में तैयार किए गए एक खास तरह के प्रश्न पत्र के आधार पर यहां के छात्रों को मनपसंद सब्जेक्ट चुनने में मदद की जाएगी। दरअसल 10वीं के बाद ज्यादातर छात्र ये तय नहीं कर पाते कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने और उनके टैलेंट के हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट परफेक्ट है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अलवर के 10 स्कूलों के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिससे उन्हें खुद के पसंद के सब्जेक्ट चुनने में मदद मिलेगी। राजस्थान में पहली बार रोजगार विभाग की तरफ से ये नवाचार किया जा रहा है। जो बच्चे अगले सत्र में कैरियर पथ का या सब्जेक्ट का चयन करेंगे उनके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसको शुरू में हम 10 स्कूलों में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से जिला कलेक्टर के निर्देशन में शुरुआत करेंगे। इसके तहत बच्चे हैं वो आगामी सत्र में किस सब्जेक्ट का चयन करें, कौन से कैरियर पथ पे वो जाएं, ताकि उनको भविष्य में उसका लाभ मिल सके। प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना और सरसों की खरीदी शुरू कर दी गई है। साथ ही इसके लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। फसल बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और गिरदावरी रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उन्हें फसल बेचने का टोकन जारी किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की ओर से इस वक्त जिला मुख्यालय पर गेहूं, चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है। कृषि मंडी सचिव के मुताबिक अरनोद और धरियाबाद मंडी में केबीएस की ओर से खरीदी की जा रही है।
साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए टोकन जारी करने के बाद किसानों को कॉल करके फसल बेचने के लिए बुलाया जा रहा है। दरियावत मंडी के अंदर जो खरीद KVSS करेगी वहाँ पे भी पंजीयन की व्यवस्था करिए। किसान अपने दस्तावेज लेके जावे, संबंधित लैंप्स व्यवस्थापक या KVSS मैनेजर के पास अपना पंजीयन करावे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए कोविड ज़्यादा फैल रहा है, इसके एहतियात के तौर पे हम कंट्रोल मैनर में कियास्कारों को ऑन कॉल या उनको टोकन जारी करके बुलाएंगे ताकि ये व्यवस्था नहीं बिगड़े। गुरुवार को गणगौर से पहले महिलाओं ने सिंजारा का त्योहार मनाया। इस दौरान महिलाओं ने न केवल हाथों पर मेहंदी रचाई बल्कि पारंपरिक नृत्य कर गणगौर की तैयारी की झलक भी दिखलाई। आपको बता दें कि लोक पर्व गणगौर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है और उससे एक दिन पहले सिंजारा का त्योहार मनाया जाता है। 16 दिनों तक मनाए जाने वाले इस पर्व में महिलाएं और लड़कियां घर पर मिट्टी के ईसर पार्वती बनाकर रोजाना सुबह पूजन और शाम को आरती करती हैं। साथ ही भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जाता है। हर साल इस पर्व पर मरुदरा में गजब की रौनक नजर आती है, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से इसकी चमक फीकी नजर आ रही है। हालांकि महिलाएं और लड़कियां घर पर ही रहकर गणगौर पर्व मनाने में लगी हैं। हम गणगौर माता की पूजा कर रहे हैं। आज सिनारा है, हम सब सखियां मिलके मेहंदी लगाएंगे, घेवर वगैरह खाएंगे। अभी सारी एक दूसरे के मेहंदी लगाएंगे। तो मेहंदी लगा रहे हैं, आज सिंजारा है और आज हम अच्छे से तैयार होके आए और आज हम डांस वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। ये सुहाग का प्रतीक है। बीस मिनट में इस खबर में चलिए देख लेते हैं अब कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। दिल्ली के पास हरियाणा से गुरुग्राम में लॉकडाउन की आशंका से फिर मजदूर अपने गांव लौटने शुरू हो गए हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने भी बाकी कई राज्यों की तरह अपने यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके बाद गुरुग्राम में दूसरे राज्यों से आए मजदूर घबरा गए हैं और वो अपने गाँव लौटने लगे हैं। वहां से आई एक तस्वीर में एक बस अड्डे पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी कड़ी धूप में खड़े होकर बस की टिकट मिलने का इंतजार करते दिखाई दिए। कुछ लोगों में डर का ऐसा माहौल दिखा कि वो तो अपना पूरा सामान ही बांधकर बस अड्डे पहुंच गए। इस बीच प्रशासन ने लोगों को ना घबराने की सलाह भी दी। कोई लॉकडाउन की ऐसे कोई स्थिति नहीं है। अभी नाइट कर्फ्यू ही सरकार ने लगाया है, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का। जो मजदूर गुरुग्राम से लौट रहे हैं उनमें ज्यादातर या तो यूपी के हैं या फिर बिहार के। खास बात यह है कि ऐसे हालात सिर्फ गुरुग्राम के ही नहीं हैं, बल्कि दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे और भी कई शहरों में ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को दोबारा लॉकडाउन लगने का डर सताने लगा है और यही वजह है कि वो पिछली बार की तरह मुसीबत में ना फंसे। इसके लिए वो पहले से ही अपने घर वालों के साथ अपने घर के लिए चल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ पुलिस वालों ने गेहूं के एक खेत से कुछ महिलाओं को जबरन हटा दिया। 2 दिन पहले पुलिस की टीम सरकारी जमीन में उगाई गई गेहूं की फसल को कुर्क करने पहुंची थी, लेकिन इस कार्रवाई का कुछ महिलाओं ने विरोध कर दिया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। सामने आए वीडियो में कुछ महिलाएं गेहूं के खेत में पुलिस वालों से उलझती हुई दिखाई दी, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन पर सख्ती बरती। उन महिलाओं को पकड़कर खेत से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये बवाल कुछ देर तक इसी तरह चलता रहा। इसके बाद पुलिस वालों ने 2 लड़कियों समेत 5 महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें लेकर थाने पहुंच गई। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने अपनी सफाई दी। केरोसिन की बोतलों को महिलाओं द्वारा अपने ऊपर डालने की कोशिश की गई। इस प्रकरण में कार्रवाई पुलिस द्वारा जीवन को बचाने के लिए किया गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद उन महिलाओं को छोड़ भी दिया गया, जिन्हें हंगामा करते हुए खेत से हिरासत में लिया गया था। दरअसल बात यह है कि पहले तो सरकारी जमीन पर गेहूं की फसल उगाई गई, लेकिन जब प्रशासन उसे जब्त करने पहुंचा तो फसल लगाने वालों ने उसका विरोध कर दिया। पुलिस का दावा है कि कुछ महिलाओं ने तो अपने शरीर पर तेल डालकर आत्महत्या करने तक की चेतावनी दी, लेकिन पुलिस वालों ने वक्त पर सब कुछ संभाल लिया। मुंबई में उन इमारतों या फिर हाउसिंग सोसाइटी को सील करने का काम शुरू कर दिया गया है जहां पर 5 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। मुंबई के नगर निगम BMC की ओर से यह कदम कोरोना से निपटने के लिए उठाया गया है।
बीएमसी की ओर से जारी आदेश के बाद उन बिल्डिंगों और हाउसिंग सोसाइटी को कुछ वक्त के लिए सील कर दिया गया, जहां पर कोरोना के 5 से ज्यादा मरीज सामने आए। इस दौरान वहां रहने वाले लोग बाहर ना निकले, इसके लिए वहां पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। 5 से ज्यादा कोरोना मरीज पाए जाते हैं तो उस बिल्डिंग को सील कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बीएमसी ने सख्ती इतनी बढ़ा दी कि वहां रहने वाले लोगों को सामान खरीदने के लिए बाहर आने की भी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि जरूरी चीजों को खरीदने में पुलिस वाले उनकी मदद करेंगे। आज की तारीख में 800 से ज्यादा ऐसे सील्ड बिल्डिंग्स है। ये सारे सील्ड बिल्डिंग्स के बाहर पुलिस मदद दिया जा रहा है। ये पाबंदी उन इलाकों में तब तक जारी रहेगी जब तक कि कोरोना मरीजों की संख्या 5 से कम न हो जाए। गुजरात के सूरत में कोरोना मरीजों के लिए 200 बिस्तरों वाला अस्पताल महज 72 घंटे में ही तैयार कर दिया गया। सूरत से बीजेपी विधायक हर्ष सिंघवी की अगुवाई में उनकी 300 लोगों की टीम ने प्रशासन की मदद से इस काम को अंजाम दिया। खास बात यह है कि अस्पताल तैयार होते ही वहां कोरोना मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया। इसके लिए समारोह में इस्तेमाल होने वाले एक हॉल को चुना गया और 72 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसे अस्पताल में बदल दिया गया। ये काम इतना आसान नहीं रहा। कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा गया, जैसे गद्दा, चादर, तकिया, यहाँ तक कि चाय की केतली तक भी वहाँ नजर आई। एक और कुछ लोग इन जरूरतों को पूरा करने में लगे थे तो दूसरी तरफ हर बेड पर ऑक्सीजन लाइन, पीपीई किट और इमरजेंसी में काम आने वाली दवाइयां मुहैया कराई गईं। 72 घंटे में सूरत शहर के लिए ये 200 बेड की हॉस्पिटल सेवा में उपलब्ध करवाई है। युद्ध स्तर पर बने इस कोरोना अस्पताल के मरीजों के लिए 72 लोगों की मेडिकल टीम भी तैनात की गई। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना की वजह से इस वक्त हालात बेहद खराब हैं। सिर्फ सूरत में इस बीमारी से हर रोज 55 से 60 लोगों की मौत हो रही है। जितने मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं उस हिसाब से अस्पतालों में बेड नहीं है। ऐसे हालात में 72 घंटे के अंदर तैयार किए गए 200 बेड वाले इस अस्पताल से लोगों को बड़ा फायदा होगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरोड़ भानोत का एक महिला हेड कांस्टेबल को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया है कि कुछ दिन पहले हेड कांस्टेबल लक्ष्मीबेन इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर रही थी। इस बात की किसी ने तरोड़ भानोत से शिकायत कर दी और वो मौके पर पहुंच गए, जहां उनके और हेड कांस्टेबल के बीच बहस होती नजर आई। गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक ने थाने में फोन मिलाकर महिला पुलिसकर्मी की शिकायत ही कर दी। पकड़ सबसे चालान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। हालांकि इसके बाद तरोड़ भानोत वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उनके और महिला पुलिसकर्मी के बीच तू-तू मैं बंद नहीं हुई। महिला को डांट रहे आप, चुप रहिए आप भी, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूं। वीडियो में तरोड़ भानोत ये आरोप लगाते हुए भी सुनाई दिए कि पुलिस चालान करने में भेदभाव कर रही है। इस दौरान वीडियो में पुलिस के साथ बीजेपी का गमछा डाले एक शख्स भी खड़ा हुआ नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद तरोड़ भानोत से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने फिर दोहराया कि पुलिस ने पैसे लेकर कुछ लोगों को आराम से निकलने दिया और जिसने पैसे नहीं दिए उसे परेशान किया गया। सामने 100 लोगों को रोड में रोककर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? कोई अपशब्द कहीं नहीं गए। असल में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से जबलपुर में मास्क की चेकिंग हो रही थी, लेकिन तरोड़ भानोत ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्क की आड़ में लोगों से वसूली कर रही थी। मुंबई के पास नाला सोपारा में विनायका अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों की मौत पर उनके घर वालों ने खूब हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि सभी मरीजों की जान अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से हुई है। मरीजों की इस कदर मौत पर मृतक लोगों के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान मरीजों के परिवार वालों की अस्पताल के डॉक्टरों से तीखी बहस होने लगी। फिर थोड़ी ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर लोगों के गुस्से को शांत करवाने की कोशिश करते रहे। नाला सोपारा ईस्ट का विनायका अस्पताल है ये, जहां पर लोगों ने इस बात को लेकर हंगामा किया था कि मरीजों की जो मौत है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई है। जिस बात पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ उसे अस्पताल के डॉक्टरों ने बेबुनियाद बताया और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को सिरे से खारिज कर दिया। सिलेंडर्स हैं मेरे पास, कहीं न कहीं कारण बिल माफ करना ये था। मामला बढ़ा तो पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और हालात को संभालने में जुट गई। बंगाल की चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदी ओ दीदी डायलॉग काफी चर्चा में है।
पीएम के इस अंदाज पर कई बच्चे वीडियो भी बना चुके हैं। बच्चों के इन वीडियो का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले उत्तर 24 परगना की चुनावी रैली में भी किया और बताया कि उन्हें भी कई लोग व्हाट्सएप पर बच्चों के वीडियो भेज चुके हैं। मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने, और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। जिन बच्चों के वीडियो का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। हालांकि इस चुनावी रैली में पीएम ने उसी अंदाज में ममता बनर्जी पर कई हमले किए। मैं जब ये बोल रहा हूँ ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, दीदी ओ दीदी कहने पर ममता बनर्जी के गुस्से का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उसे ममता बनर्जी की बौखलाहट करार दिया है। तो अम्बेडकर जयंती को लेकर आज वेबिनार चल रहा है सीएम गहलोत